हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज देखिए मेरे पास क्या है, आज मेरे पास जो क्लास 10 2023 जो क्लास 10 का जो 2023 में हिंदी का पेपर हुआ है दोस्तों वो है। दोस्तों क्लास 10 का जो 2023 में हिंदी का पेपर हुआ है दोस्तों वो है। और आज हमारे पास है एक ओमार सीट दोस्तों, ये जो बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट आने वाली है दोस्तों, ये जो बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट आई थी ये। और दोस्तों जैसी बोर्ड की कॉपी होती है ये कॉपी होती है, जिस तरह से दोस्तों आपको बोर्ड में पेपर लिखा ना था उस तरह से मैं आज आपको बिल्कुल यानी इस पेपर को हल कराऊंगा। यानी उस पेपर को मैंने लिखा है और उस पेपर को दिखाऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ और क्या क्या गलती करी है और आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो देखकर आप अभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो हिंदी का पेपर गया था वो हिंदी में यानी आपके कितने नंबर आने वाले हैं। और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कक्षा 9th या 11th में है वो स्टूडेंट भी देख लेंगे कि हमें जो आने वाली समय में यानी बोर्ड परीक्षा की कॉपी किस तरह से भरनी है, यानी जो बोर्ड परीक्षा होती है यानी उसकी कॉपी किस तरह से भरनी है, जो कि हमारे पूर्व में से यानी 70 में से 65 या 70 नंबर आ जाए, यानी 70 में से 65 या 67 नंबर आ जाए दोस्तों। उस तरह से किस तरह से कॉपी बननी है दोस्तों वो छात्र भी जरूरी इस वीडियो को देखते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। दोस्तों हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर जरूर कर देना कि सभी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों ये एक रोल नंबर है 12 30 44 67 13, यानी एक स्टूडेंट है राशिद है इनका नाम, इनसे मैंने एग्जाम पेपर लिया है। उसके बाद देखते हैं यानी 2023 होगा, हिंदी होगा, कोड नंबर 801 DA होगा और 901 इसमें पेपर नंबर होगा। समय दोस्तों 3 घंटे का जो हमें और समय होगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी दोस्तों जो टाइम दिया जाता है कक्षा 10 और 12 वालों को 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट है वो परीक्षार्थी को क्या प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, जो सभी प्रश्न रहते हैं वे सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड ए और खंड ब, यानी 2 खंड है, एक तो खंड ए है और एक खंड ब है। खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रांक पर देने हैं। यानी खंड ए में कितने 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रांक पर देने हैं। यानी खंड ए में 20 हैं जिनका हमें इस पहली बात तो 2 खंड है, एक तो ए है और ब, और जो खंड ए है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर हमें देने हैं। खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR पर उत्तर पत्रांक पर ही दे। OMR उत्तर पत्रांक पर उत्तर देने के पश्चात उसे ना काटे ना ही इरेजर अथवा वाइटर का प्रयोग करें। यानी दोस्तों खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पढ़े और उसका उत्तर जो हमें कहा देना OMR शीट पर ही देना है। और OMR शीट को ना तो किसी तरह से खुरचे ना ही इरेजर यानी ना ही उसे सब मिटाए और ना ही उसे उस पर वाइटर का प्रयोग करे। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख, यानी प्रश्न के अंक जो क्या है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। खंड ब में 50 बहुविकल्पी वर्णात्मक, खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न, यानी खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक। इन दोस्तों खंड 2 खंड है, एक तो खंड ए और एक खंड ब। खंड ए और खंड ब है दोस्तों, खंड ए में 20 प्रश्न है और खंड ब में कितने हैं 50 प्रश्न है। टोटल कितने हो गए 70 प्रश्न है, टोटल 70 प्रश्न है। खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें, यानी खंड ब के सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक जाइए, जो प्रश्न ना आए उस पर समय नष्ट ना कीजिए। यानी पहले प्रश्न से स्टार्ट करें और अंतिम प्रश्न तक जाए, जो प्रश्न ना आ रहा हो उस पर समय नष्ट ना करें, उस पर समय नष्ट ना करें। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी OMR शीट की तरफ। हमें किस तरह से OMR शीट भरनी है, पहले दोस्तों मैं OMR शीट भरने का तरीका बता दूँ। यह है दोस्तों OMR शीट। तो इसमें सबसे पहले तो जिला कोड डल जाएगा दोस्तों, जो भी आपका जिला कोड है दोस्तों, जो भी आपका जिला कोड है वो कोड डल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ का मेरठ है तो दोस्तों हम मेरठ का डालें MEERUT, मेरठ हमारा कोड है मेरठ 12, हम मेरठ 12 डालेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो केंद्र कोड होगा, केंद्र कोड आपको जिस केंद्र पर जाते हो वहाँ केंद्र पर मिला ही होगा। अनुक्रमांक दोस्तों जब आपको OMR शीट मिलेगी तो दोस्तों ये सब एंट्री आपको उसमें फिलिप हुई भी मिलेगी, उसमें फिलिप हुई भी मिलेगी। बस आपको 2 चीज़ डालनी है, एक तो क्या ये DA, यानी ये 2 ये डालने हमें। तो हमारा पहला अक्षर क्या D, तो पहला अक्षर दोस्तों D भर लेंगे और दूसरा अक्षर क्या A, DA। अब D को जो सा D वाला गोला है उसे क्या करेंगे काला कर देंगे, इसे क्या करेंगे इसे हम काला कर देंगे। और जो A वाला अक्षर है इसे क्या करेंगे इसे भी हम काला कर देंगे, इसको भी काला कर देंगे। बस दोस्तों हमें OMR शीट पे खाली इतना काम करना, बाकी ये जो सब एंट्री है ये सब एंट्री यानी आगे से फ्लिप होकर आ रही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। बस DA भर के उसे एक गोला भर देना और हमें प्रश्नों के उत्तर देने शुरू करने हैं। बस परीक्षार्थी जो होगा उसके हस्ताक्षर यहाँ होंगे और दूसरे हस्ताक्षर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ होंगे, यहाँ भी ये सब चीज़ होंगी। बस यहीं ऐसी हमें एक तो पहला अक्षर D है और दूसरा अक्षर A है, यानी बस ये 2 एंट्री हमें इसमें भरनी है, D और A हमें इसमें एंट्री भरनी है। तो दोस्तों पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है वो।
दोस्तों पहले प्रश्न में देखिए, पहले प्रश्न में उसने हमसे क्या पूछा। पहला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है किस युग के लेखक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है दोस्तों हमारे बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और खंड ए होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो दोस्तों उसे भर देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी जानते हैं कि शुक्ल युग के लेखक है। किसके? शुक्ल युग के लेखक है। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों पहले का हम ए गोले को इस तरह से फ्लिप कर देंगे, यानी पहले को ए गोले को हम इसमें फ्लिप कर आएंगे, यानी आपने पहला गोला फ्लिप कर दिया। उसके बाद देखिए गबन की विधा है, यानी गबन नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो आप सभी जानते हैं जो गबन है वो क्या है? उपन्यास है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरे का दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, यानी दूसरा क्या हो जाएगा? सी। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? सी। दूसरे का हमारा सी हो जाएगा, इन सी को फ्लिप कर लेंगे। उसके बाद में देखिए कंकाल, तीसरा क्वेश्चन है कि कंकाल के लेखक है, यानी कंकाल के लेखक, यानी कंकाल मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनका पूरा नाम, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के है। तो जयशंकर, तितली, कंकाल ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो दोस्तों तीसरा क्या हो जाएगा? बी। तीसरा क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों तीसरे का बी भर लेंगे। दोस्तों तीसरे का क्या भर लेंगे? बी। ओमार सीट में तीसरे का बी भर लेंगे। ओमार सीट में तीसरे का बी भर लेंगे। उसके बाद देखिए कलम का सिपाही कीर्ति है धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। तो किसकी होगी? अमृत राय की ये रचना है। किसकी? अमृत राय की। तो चौथे का क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों चौथे का क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों चौथे का हम डी फिलिप कर लेंगे। इस तरह से हमें ओमार सीट को भरना है। दोस्तों चौथे का डी हमने भर लिया। उसके बाद में देखिए शुक्ल युग की समय अवधि, यानी शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? 1900 से 1918 तक, 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1850 से 1900 तक। तो ये माना जाता है 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक, यानी शुक्ल युग की समयावधि मानी जाती है। कब से कब तक? 1900 से लेकर 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग की अवधि मानी जाती है। तो दोस्तों पाँचवें का क्या होगा? पाँचवें का होगा बी। तो पाँचवें का बी फ्लिप कर देंगे। पाँचवें का बी। चौथा पाँचवें का बी। पाँचवें का बी। पाँचवें का भी फ्लिप हो गया। अब देखिए छठा साकेत रचना है। साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की या मैथिली शरण गुप्त की। यानी दोस्तों जो साकेत रचना है इन सभी में किसकी है? महादेवी वर्मा की है, सुमित नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, मैथिली शरण गुप्त की। ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। तो छठे का क्या हो जाएगा? छठे का भी दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। तो दोस्तों 6 नंबर का भी हम डी इस तरह से ओमार सीट में फ्लिप कर लेंगे, यानी डी वाला गोला भर लेंगे। डी वाला गोला भर लेंगे, डी वाला गोला भर लिया। अब महादेवी वर्मा कवित्री हैं प्रगतिवादी युग की या द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रयोगवादी युग की। तो दोस्तों जो महादेवी वर्मा है वो छायावादी युग की कविता यानी कवित्री हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सातवें का हो जाएगा हमारा सी। सातवें का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो सातवें का सी वाला हम फिलिप कर लेंगे। सातवें का सी भर लेंगे। उसके बाद में देखिए अब देखिए दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन चलते हैं कि आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों आठवां क्वेश्चन देखिए। दोस्तों ये रचना बड़ी अजीब सी थी, अब की बार दे रखी। गंग लहरी रचना है पद्मकार की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की। तो पद्मकार की ये रचना थी। तो आठवां क्या हो जाएगा हमारा? आठवें का हो जाएगा हमारा ए। आठवें का हमारा हो जाएगा आठवें का हमारा हो जाएगा ए। आठवें का हो जाएगा हमारा ए। आठवें का हो जाएगा हमारा ए। आधुनिक काल की समय सीमा है, यानी आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से लेकर 1938 तक, यानी आधुनिक काल की समय सीमा पूछी उसने 1900 से लेकर 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक या 1843 से अब तक। तो क्या है? 1843 से अब तक। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा डी। 9 का क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों 9 का हम डी भर लेंगे इस तरह से। 9 का डी हम भर लेंगे इस तरह से। 9 का डी भरने के बाद में दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। दोस्तों उसने पूछा नहीं है, ध्यान रखना बहुत से छात्र तो लगाए जाएंगे है, लेकिन ये कौन सी यू कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत, युगांतर। तो जो निहार है, सांध्य गीत है और दीपशिखा ये तीनों महादेवी वर्मा की रचना है, यानी निहार भी है, सांध्य गीत भी है और दीपशिखा भी है। वो पूछा नहीं है, तो नहीं है तो कौन सी नहीं है? युगांतर महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हमारा सी। 10 का क्या हमारा सी? 10 का सी हम भर लेंगे। 10 का सी हम भर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। हास्य रस का स्थायी भाव होता है 11वें हास्य रस का स्थायी भाव, यानी अगर हम हास्य रस के स्थायी भाव की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हैं जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है रति, हास, निर्वेद, विस्मय। दोस्तों कमेंट करके बताइए हास्य रस का स्थायी भाव। आप सभी जानते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तो हास हम इसमें कर देंगे हास। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी।
तो दोस्तों हम 11 का कौन सा भरेंगे, अब 11 का भरेंगे ऑप्शन नंबर बी। 11 का भर देंगे बी, 11 का भर देंगे बी, 11 का भर देंगे बी। अब पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों जो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा उपमा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो 12 का क्या हो जाएगा बी, 12 का हो जाएगा बी, सॉरी 12 का हो जाएगा हमारा, 12 का हो जाएगा हमारा बी, क्या हो जाएगा 12 का बी। तो दोस्तों 12 का बी भर लेंगे इसमें दोस्तों, इस तरह से 12 का बी भर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोरठा छंद में होते हैं दोस्तों। मैंने आप सभी को यानी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। दोस्तों सोरठा चरण में कितने चरण होते हैं, जो सोरठा छंद है इसमें कितने 4 चरण होते हैं, कितने 4 चरण होते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा ए, 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों ए, 13 का हो जाएगा ए, 13 का हो जाएगा ए। दोस्तों ये जो हमारा 20 नंबर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने एक वीडियो कराई थी कि 20 नंबर ओमार सीट के पक्के, यानी दोस्तों वो वीडियो कराई थी। ये 20 के 20 क्वेश्चन उससे आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो दोस्तों आप यानी 1 घंटा कुछ मिनट की क्लास है, आप जाकर उस क्लास को देखिए, यानी 20 नंबर उसमें से ही आए हैं सारे के सारे। मैं उसकी जो यानी जो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दोस्तों आपको उसका थंबनेल हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि वो कैसी वीडियो है। दोस्तों आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपके 20 नंबर जरूर गारंटी से पक्के हो जाते अगर आपने उस वीडियो को पहले ही देख लिया होता है। नहीं, सब क्वेश्चन उसमें से ही आए हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों मैंने उपसर्ग प्रत्यय ये सब इतनी बारीकी से वहाँ डिफाइन कराए थे दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाता है उसमें से। उपदेश में उ है, ए है, उप है, अंत है। तो क्या है उपदेश में उप, 14 का क्या हो जाएगा सी, 14 का क्या हो जाएगा सी। तो दोस्तों 14 का हम सी भर लेंगे, 14 क्या करेंगे हम सी भर लेंगे, 14 का सी भर लेंगे, 14 क्या सी भर लेंगे। उसके बाद में देखिए 15 प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के भेद हैं 4 5 3 2। तो दोस्तों मैंने आपको सभी को बताया था कि जो प्रत्यय के भेद होते हैं 2 भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है, एक तदित प्रत्यय। कितना कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तो 15 क्या हो जाएगा डी, दोस्तों 15 क्या हो जाएगा डी। तो 15 का डी हम गोला भर लेंगे, यानी 15 का जो डी है हमारा उसका गोला भर लेंगे, 15 का डी का हम गोला भर लेंगे। दोस्तों आपको इसी तरह से सारे गोले भरने हैं, 15 का डी का गोला भर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लाभ हानि में समास है। 16वां पूछा कि लाभ हानि में समास है, यानी लाभ हानि में किसका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, या हमारा बहुव्रीहि समास है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो लाभ और हानि यानी इस तरह के पद होते हैं उसमें कौन सा यानी द्वंद्व समास होता है। तो पहला कौन सा हो जाएगा ए, द्वंद्व समास होता है। पहले का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, 16 का ए हो जाएगा। तो दोस्तों हम ए भर लेंगे, 16 का हमारा ए होगा तो हम ए को फ्लिप कर देंगे, 16 का ए होगा तो दोस्तों हम ए को फ्लिप कर देंगे। अब देखिए मछली का पर्यायवाची है, यानी 17वां क्वेश्चन था कि मछली का पर्यायवाची है दिज, मीन, रसना, मूड। तो क्या है मछली का पर्यायवाची है मीन, क्या है मीन, क्या है मछली का पर्यायवाची मीन। तो 17 क्या हो जाएगा बी। तो दोस्तों हमें 17 का इस तरह से गोला बी भरकाना था, वहाँ 17 का बी हमें गोला भरकाना था, 17 का गोला हमें बी भरकाना था दोस्तों। तो आप उसे यानी उसे भर जाते गोले को अच्छी तरीके से। दोस्तों यद्यपि में कौन सा संधि है, यद्यपि में कौन सी संधि है दोस्तों, अयादि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, वृद्धि संधि। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपके एग्जाम में आने वाली है वो खाली एक ही संधि थी, यन संधि, और यद्यपि में भी कौन सी संधि है, यन संधि। तो दोस्तों आपको यन संधि याद करके लिखानी थी। तो दोस्तों यद्यपि में कौन सी संधि थी, यानी यद्यपि में यन संधि थी, यन। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा सी। तो दोस्तों 18 का हम सी भर लेंगे। तो दोस्तों हम 18 का सी वाला गोला भर लेंगे, 18 का सी वाला गोला हम भर लेंगे। उसके बाद देखिए 19 में क्या कह रहा, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है मधुने, मधुना, मधुनी या मधुनी। दोस्तों ई वाला यानी छोटी ई वाला है, छोटी ई वाला है, छोटी ई वाला है। तो दोस्तों 19 का क्या हो जाएगा डी, 19 का क्या हो जाएगा डी, 19 का हो जाएगा डी। अब दोस्तों देखिए यानी अगला क्वेश्चन देखिए कि पठतेम धातु का वचन एवं पुरुष है, पठतेम धातु का वचन और पुरुष है। तो दोस्तों इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो इसका प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो 20 का क्या हो जाएगा ए, 20 का हमारा क्या होगा दोस्तों, 20 का हम भर लेंगे ए, 20 का भर लेंगे ए,
20 का भर लेंगे ए। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आपने ऊपर भरे हैं यानी जैसे ये भरे हैं, ये सारों को हमें ए यहाँ लिखना है। कहाँ? हमें यहाँ लिखना है, यानी जो से प्रश्नों के उत्तर देते हैं यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों हमने पहले में ए सी बी डी, ए बी ए सी, दोस्तों हमने पहले में हो रहा ए सी बी और डी, यानी 4 तक हमारे हो गए। अब 4 से आगे देखेंगे बी डी सी ए, बी डी सी ए, यानी हमें इसमें यानी ऊपर से देख कर हमें वो सारे गोले यहाँ भर देने। दोस्तों हमारे हो गए 8 तक, तो दोस्तों हमने 8 तक भर लिया। अब डी सी, अब देखिए बी बी, दोस्तों हमें अब कौन सा गोला भरना है? बी बी वाला। तो बी बी वाला 2 बार भरेंगे, बी और बी, बी बी ए बी बी ए सी डी ए, यानी इस तरह से गोला भरते जाना है। ए के बाद में उसमें है बी वाला भर लेंगे, बी के बाद में सी है, सी के बाद में डी है, डी के बाद में ए है। यानी हमने जो क्वेश्चन ऊपर करे ना दोस्तों, उनके उत्तर हमें यहाँ भर देने हैं बस। या दोस्तों जो भी परीक्षार्थी है वो अपने साइन कर देना है, जिसके जो भी परीक्षार्थी है यहाँ अपने साइन कर देगा, यहाँ कक्षी निरीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। या जो भी परीक्षार्थी होगा मार्कशीट देगा उसे अपने साइन कर देने थे। अब दोस्तों यानी ये था हमारा वे प्रश्न थे जो कि हमने यानी दोस्तों हमारे हो गए। दोस्तों जो हमने यानी वैसे ये बहुविकल्पी प्रश्न थे दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा खंड ब होता है और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। अब दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाए जो कि आपके बोर्ड में अच्छे से यानी आपके नंबर आए। तो दोस्तों अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर, देखते हैं बोर्ड कॉपी पर कि कैसे हल होंगे। तो दोस्तों ये वर्णनात्मक प्रश्न है और इसमें निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें 2 गद्यांश था, एक तो ये वाला गद्यांश था और उसके बाद में एक अथवा में ये वाला गद्यांश था। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से एक का देना था। अब जो 2 गद्यांश थे, एक तो दोस्तों कौन सा था? एक तो ये तो भारतीय संस्कृति था। कौन सी था दोस्तों? ये भारतीय संस्कृति से था, भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से था। और दूसरा वाला कौन सा? यानी दूसरा वाला यानी भारतीय संस्कृति और लेखक कौन थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे। दूसरा कौन सा था दोस्तों? दूसरा हमारा उसमें से था, यानी दोस्तों इसमें एक मित्रता पाठ है, मित्रता पाठ है दोस्तों, मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी दूसरा कौन सा? आज मित्रता पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दोस्तों, उस पाठ से था। तो दोस्तों ये हमारे 2 चैप्टर थे। तो मैंने आपको अभी इन दोनों को बताऊंगा कि आपने इन दोनों को कैसे करा था और कैसे करोगे आप इनका। तो दोस्तों हम इसमें से एक करेंगे, तो दोस्तों कौन सा करें? दोस्तों हम कर लेते हैं पहला वाला, यानी आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वच्छ अमृत की तलाश में हैं। हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रत्यय यह है कि सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बह रहे हैं जिनको अमर तत्व देता है, जो जमाने के हजारों थप्पड़ों को बर्दाश्त करते हुए भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेंगे। तो हमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश में रेखा की तर्ज की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस प्रकार से आज भी कायम है, यानी किस प्रकार से आज भी कायम है, यानी हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी हमें क्या करना, हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। या दोस्तों हमें आज इसमें देखना है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही रुचि के लोग मित्रता में समाज में विभिन्नता देखकर दूसरों को आकर्षित होते हैं। जो हमने नहीं चाहते हैं कि ऐसा मित्र जिसमें गुण और विचारशीलता प्रभुत्व हो, हमें धीरे धीरे उत्साही का प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर आज हम इसके अंतर देखेंगे। दोस्तों अब देखिए, यानी हम देखेंगे हमारा जो इसमें दे रखा है, एक बार देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। अब पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अब आपको किस तरह से संदर्भ लिखाना था दोस्तों? तो देखिए आज हम यानी इस तरह से हमें डैश करके खंड ब डाल देना था कॉपी में, प्रश्न नंबर 1 लिख देता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। आज हम जो दोस्तों हमारा ये है ना, पहली लाइन थी, इसे हम ऐसे करके डैश डैश करके लास्ट में रखेंगे, यानी डैश डैश करके लिख लेते कि हमें इससे लेकर तक का इसका उत्तर देना है, यानी टीचर समझ जाता कि इन्हें क्या करना है। उसके बाद में दोस्तों देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो दोस्तों सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं कि संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है, तो उसके बारे में हम संदर्भ के बारे में लिख देते हैं दोस्तों। तो नहीं लिखेंगे, देखिए उपयुक्त गद्यांश संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बस दोस्तों आपको संदर्भ इतना लिखाना था और दोस्तों आपके इसमें कितने आपके 2 नंबर पक्के होने वाले थे। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बस आपको इतना लिखाना था और इसने लिखाने के बाद में आपके दोस्तों 2 नंबर पक्के हो जाते। तो दोस्तों संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इतना लिखते हैं आपके 2 नंबर पक्के हो जाते। अब दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, यानी इसमें हमें किस तरह से करना था, उसकी तरफ चलते हैं।
अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता हूँ, कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करें, यानी इसका क्या भाव है, गद्यांश के रेखांकित का भाव स्पष्ट करें। तो दोस्तों जो भी रेखांकित थी, यानी जैसे रेखांकित होती है जैसे तक का इसका भाव स्पष्ट करना था दोस्तों। वैसे देखने में छोटा लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है इसमें। तो क्या लिखते हैं हम इसमें, लिखते रेखांकित अंश की व्याख्या करो। भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति धर्म भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रवाहित होता है। आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ सांप्रदायिकता आतंकवाद धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। हमें आज सदियों पहले प्रवाहित उसी अमृत तत्व की तलाश है जिसे अमृत रूपी जल में एक ही उदत भाव को समावेश रहा है, जो भारतीय संस्कृति का जो भारतीय संस्कृति का अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति भी विभिन्नताओं में एकता ऐसा तत्व है जो मिटाया नहीं जा सकता। ना जाने कितनी बार इसे देश पर भारी लोगों ने आक्रमण किया है। यानी दोस्तों बस हमें इसमें जो इस चैप्टर से पढ़ रखा था आपको थोड़ा थोड़ा उसमें लिख देना था। यानी भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली नदी जाति धर्म भाषा रूपी आदि नदियों में एक भाव है से शुद्ध स्वच्छ शीतल एवं स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रभावित होता है। आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ सांप्रदायिकता आतंकवाद धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। हमें आज सदियों पहले प्रवाहित उसी अमृत तत्व की तलाश है जिस अमृत रूपी तत्व में एक ही उदात्त भाव का समावेश रहा है, जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति की विभिन्नताओं में एकता एक ऐसा तत्व है जो मिटाया नहीं जा सकता। ना जाने कितनी बार इसे देश पर भारी लोगों ने आक्रमण किया। यानी दोस्तों हमें सिर्फ इसके रेखांकित के बारे में लिखना था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, उसने तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण आज भी कायम है। यानी लेखक के अनुसार आज हमारा अस्तित्व यानी आज भी यानी लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व आज भी किस कारण कायम है। तो दोस्तों देखिए कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व आज भी लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो भारतीय संस्कृति की एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारा अस्तित्व को कायम रखे हुए है। यानी जो भारतीय संस्कृति का जो अमृत तत्व है ना, वो है कि जो हमारी अस्तित्व को कायम रखता है, यानी एकता। जो भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, यानी वो एकता है कि जो हमारे यानी हमारी अमृत है जो हमारी अस्तित्व को कायम रखे हुए है। अब दोस्तों हमें एक ये वाला गद्यांश दे रखा था, एक मित्रता वाला। तो दोस्तों आपको कोई सा भी करना था दोस्तों, हमने ऊपर वाला कर लिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगले क्वेश्चन पर हमें क्या पूछ रहा है। अब दोस्तों इसमें दे रखा दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। ये पद्यांश दे रखा, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो कि कौन कौन से प्रश्नों को हल करने हैं। तो दोस्तों इसमें दो प्रश्न थे। एक तो निर्गुण केन दास को बासी मधुकर कही सुझाई सोहद बूचित साच नहासी को है जनक है कौन है जननी कौन है नारी कौन है दासी कैसे बरन भेष है कैसा कही रस में अभिलाषी पाओगी मुनि कियो अपनो जो करोगी गासी सुनत ही सोनू पदो भावे सब सुवत नासी। तो दोस्तों किस चैप्टर से है मैं इसे बता दूं, ये सूर सागर नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो सूरदास जी हैं। अब दोस्तों एक ही अगला इसी तरह का और पैराग्राफ है। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्येक दिवाकर घूम घूकर देख चुका हूँ जिनकी निर्मल कीर्ति निशाचर देख चुके हैं जिनको वैभव ने ये नभ के अनंतरागन अनगिनत बार सुन चुका हूँ नभ जिनको विजय घोष रन गर्जन। यानी दोस्तों अब ये पूछा ये किस चैप्टर है, यानी दोस्तों ये किस चैप्टर से। तो दोस्तों ये था कौन से चैप्टर, ये स्वदेश प्रेम, एक स्वदेश प्रेम होता है, स्वदेश प्रेम चैप्टर जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। यानी स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। यानी ये उस वाले चैप्टर से था। अब दोस्तों हमें ये पहला वाला ही कर लेंगे हम दोस्तों, ये वाला ही कर लेंगे कि ये वाला। तो दोस्तों ये आसान में क्योंकि सूरदास द्वारा सूरसागर चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों इसे देखेंगे। तो प्रश्न नंबर तो दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। निर्गुण दोस्तों डैश 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 करके हमारा पहला शब्द निर्गुण था तो हमने निर्गुण लिख लिया और डैश 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 करके हमारा अंतिम शब्द है नासी। तो दोस्तों हमने इसमें क्या करा, नासी लिख लिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा था तुमसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो दोस्तों हम उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। तो दोस्तों संदर्भ लिखेंगे तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। यानी जो प्रस्तुत वंदना पद है महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। जो वंदना पद है वो कहाँ से, सूर सागर, यानी प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। कौन सा प्रस्तुत वंदना पद
महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये हमें संदर्भ लिखना था और हमारे इसमें 2 नंबर पक्के हो जाते। यानी प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक के अंतर्गत है। पद शीर्षक के अंतर्गत है। तो दोस्तों जानने हमने इसका संदर्भ लिख लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा उप रेखांकित अंश की व्याख्या की। यानी दोस्तों रेखांकित बनी ना, कौ है जनक, कौन है जननी, कौन है नारी, कौन है दासी, कैसे वरण देश कैसो कही रस में अभिलाषी। यानी यहाँ तक कि हमें इसकी क्या करनी, हिंदी में अनुवाद कर, यानी इसका हिंदी अनुवाद करना है। रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों कौन है जननी, यानी वो कह रहा है कि कौन है जनक, यानी कौन है पिता, कौन है माता, कौन है जनक, कौन है जननी, कौन है नारी, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसका रस और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाओ, उसे किस रंग से अधिक लगाओ, यानी किस रस में अभिलाषी, यानी किस रंग में उसे ज़्यादा मजा आता है, किस रंग से अधिक ज़्यादा लगा हुआ है, इस चीज़ के बारे में कहता। तो रेखांकित की व्याख्या हम कर देते। नहीं, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, दे रखा ना दोस्तों। ये को है जनक, कौन है जननी, कौन है जनक और कौन है, जनक का मतलब पिता और कौन है माता, कौन है नर और कौन है दासी, यानी कौन है नर और कौन है दासी, कैसा वरण भेष है, कैसा है, उसका कैसा भेष है, किसी रस में अभिलाषी, यानी किस रंग को उससे उसे ज़्यादा लगा हुआ है, यानी इस तरह से हम इसमें लिख देते। अब देखिए मधुकर शब्द का अर्थ क्या है। मधुकर शब्द का अर्थ पूछा है इसमें पूछा था ना दोस्तों, तीसरा दे रखा कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, मधुकर शब्द का अर्थ भोरा या भरमर है। यानी मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, भोरा होगा या भरमर होगा। यानी मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, भोरा है या भरमर, यानी इस तरह से हमें लिखाना था, भोरा या भरमर हमें लिखाना था। अब दोस्तों यानी हमारा हो गया पूरा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 30 शुरू होता है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। दोस्तों हमें इतना बड़ा संस्कृत का गद्यांश दिया जाता है। एक दोस्तों जैसे एक गद्यांश है, एक तो इस तरह से गद्यांश मिलता, एक दोस्तों अगली तरफ है गद्यांश, वो वाला गद्यांश मिलता है, यानी 2 गद्यांश मिलते। तो दोस्तों हमें दोनों गद्यांशों को हल करना था। अब दोस्तों जो दोनों गद्यांश है वे कैसे कैसे हल करने थे। दोस्तों जो पहले वाला गद्यांश है, ये वाला गद्यांश तो भारतीय किससे, भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से लिया गया है। संस्कृत में इसका गद्य पद्यांश लिख देते हैं। और ये कौन सी है, ये दोस्तों वाराणसी, कौन सा, वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। कौन से वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। एक तो था हमारा किसका, भारतीय संस्कृति से था, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों हम पहले वाराणसी वाले को ही देखेंगे क्योंकि ये आसान है थोड़ा सा, तो इसे ही पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। दोस्तों इस तरह से हम प्रश्न नंबर यानी 3 लिखे, 4 लिखे, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो कर देते। अब हमारा पहला शब्द इसमें क्या दे रखा दोस्तों, पहला शब्द देखिए, पहला शब्द दे रखा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र में स्थल अस्ति अतएव संस्कृत वर्णस्य आलोक सर्वत्र प्रस्तुत है मुगल राज दारसिको अत्रज्ञ भारतीय दर्शन शतरंगम अध्ययन कक्रोत स तेसा ज्ञान तथा प्रभावित अवंत यत तेन उपनिषदम अनुवाद पारसी भाषाम करित, यानी वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों हमने यानी पहला शब्द हमारा ऐसा और दूसरा क्या है, करित। तो दोस्तों हम ऐसा और करित हमने इसमें ऐसा और करित दोस्तों हमने इसमें डाल लिया, ऐसा और करित इसमें डाल लिया। अब इसका सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। उसने कहा था कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, ये कह रहा ना किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो दोस्तों हिंदी में अनुवाद करेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों इसका हम इस तरह से संदर्भ लिख देते। दोस्तों जो संस्कृत की और जो पिछले जो मैंने दोनों पद्यांश कराए हैं दोस्तों, जो हमारे ये वाले पद्यांश थे, गद्यांश और पद्यांश दोनों जो हमारे गद के यानी वर्णात्मक प्रश्न थे, गद के और पद के। दोस्तों मैंने इनके पद्यांशों की एक वीडियो थी हमारी इंपॉर्टेंट पद्यांशों की वीडियो, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसका थंबनेल भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों मैंने जो इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, सभी पद्यांश जो 2 पद्यांश आए दोनों के दोनों उसी वीडियो से आए हैं। आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए कि उस वीडियो से आए हैं या नहीं आए हैं। मैंने उसमें ये सारे पद्यांश करा रखे, तो दोस्तों आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों अब देख इसमें संस्कृत वाले में देखते हैं पहले, यानी प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में वाराणसी नामक संकलित वाराणसी, कौन से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, यानी किसके वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे। दोस्तों यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। तो दोस्तों यहाँ दे रखा था कि ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति भाषा केंद्र में स्थित, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और भाषा का केंद्र है। इतव संस्कृत वाड्यम संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुत है, यानी क्या कह रहा है कि यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला है। उसके बाद देखिए मुगल युवराज दारासिको, जो मुगल युवराज थे दारासिको अत्रज्ञ भारतीय दर्शन शास्त्र, उन्होंने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और
अध्ययन अध्ययन क्या था, तय ज्ञान प्रभावित होकर और इनके ज्ञान से प्रभावित होकर अवगत यत तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा, और जो उपनिषद थे उनका अनुवाद किस में, फारसी भाषा में, पारसी या फारसी भाषा में कराया गया था, फारसी भाषा में कराया गया था। दोस्तों आपको इतना ही लिखना था, और दोस्तों आपको इतना लिखने के बाद ही आपके इसके 5 नंबर हो जाते। दोस्तों 2 का आपका गद्यांश हो जाता और 3 का क्या हो जाता आपका पद्यांश, और टोटल के 2 का तो संदर्भ और 3 का क्या हो जाता हमारा व्याख्या। टोटल हो जाते हमारे 5 नंबर, टोटल हो जाते दोस्तों हमारे 5 नंबर। तो दोस्तों हमें इस तरह से ही करना था आपके पेपर में। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट, ये जो है ना, ये संस्कृत गद्यांशों की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो मैंने इंपॉर्टेंट संस्कृत खंड के क्वेश्चन करके मैं उसका थंबनेल अपनी वीडियो पर लगा रहा हूँ। आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो देख सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। हर बार उससे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 शुरू होता है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। उत्तर यत समुद्र विवेद से दक्षिणम वर्षा तदत भारत नम भारती यति संतांति किनु प्रियो भवति किंतु हित्वा शोचति न्यू हितवार्थन भवति कितु हित्वा सुखी भवेद। ये दोस्तों हमें दो श्लोक थे, हमें इनका अनुवाद करना था। अब दोस्तों दोनों जो श्लोक हैं दोनों ही अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं। अब दोस्तों मैं बताऊं, जो पहला श्लोक है वो तो वीर वीरेन पूज्यते। दोस्तों वीर वीरेन पूज्यते नामक चैप्टर से लिया गया है। और दूसरा श्लोक कौन से लिया गया है, यह है जीवन सूत्राणी, एक चैप्टर है हमारा जीवन सूत्राणी नामक चैप्टर से लिया गया है, जीवन सूत्राणी नामक चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों आप इन्हें भी इस श्लोकों को भी देख सकते हैं। तो हम पहला श्लोक करेंगे वीर वीरेन पूज्यते। तो चलते हैं दोस्तों वीर वीरेन पूज्यते की तरफ। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 4 या 5 डालेंगे। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। उत्तर यत समुद्र से हिमोदय से जो दक्षिणतम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत्र संतांति। यानी दोस्तों जो आपको यह है हमारे इसमें पेपर में दे रखा दोस्तों, यही है वो मैंने आपको बताया कि यह यानी वीर वीरेन पूज्यते से लिया गया। तो हमें इसका पहला संदर्भ लिखना पड़ेगा और हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। पहले संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के वीर वीरेन पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीरेन पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। किसे वीर वीरेन पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब दोस्तों हिंदी अनुवाद देखते हैं। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है। वो कह रहा ना, उत्तर यत समुद्र से हिमोदय दक्षिणतम, यानी जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश का नाम भारत है, जहाँ की संतान भारतीय है। तद भारतीय नाम भारतीय यत्र संतान, यानी जहाँ की संतान का नाम क्या है, भारतीय है। दोस्तों ये कह रखा ना, उत्तर यत समुद्रम हिमालय से दक्षिणम, यानी जो उत्तर यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वर्षत भारत, उनका नाम भारतीय है, और वहाँ की जो संतान है उन्हें भारत है, और वहाँ की संतान को क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं, भारतीय कहते हैं। दोस्तों एक श्लोक करना था, या ये वाला, हमने ये वाला कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से एक उत्तर दे। मुक्ति दूत का करना है, जयवती विहार का करना है दोस्तों, या हमें मेवाड़ मुकुट का करना है, अग्र पूजा करना है, जय सुभाष का करना है, मातृभूमि के कच करना है, या हमें करण का करना है, या दोस्तों हमें करमवीर भरत का करना। तो दोस्तों हमारा शहर मेरठ है, तो दोस्तों हमारे मेरठ में जो था वो करमवीर भरत था। अब दोस्तों देखते हैं कि करमवीर भरत हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों हमें 2 प्रश्न है, करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर वनगमन सर्ग का कथन समर्पण करिए, या करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर केकई का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों हम केकई का चरित्र चित्रण करेंगे, इसे छोड़कर, यानी वनगमन का सर उसे छोड़ो, हम केकई का चरित्र चित्रण करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए चलते हैं अपने पेज पर। तो दोस्तों देखिए, करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर केकई का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। तो केकई अपने भवन में चुपचाप बैठी है, जो केकई अपने भवन में चुपचाप बैठी हुई थी, उसने भरत का मस्तक चूमकर, यानी जैसे भरत उसके पास आया उसने भरत का मस्तक चूमकर उनका स्वागत किया। भरत ने अपने माता पिता दशरथ, भाई राम तथा लक्ष्मण आदि की कुशलता पूछी और उस सबकी अनुपस्थिति के विषय में प्रश्न किया। केकई ने बड़े श्वेत स्वर से कहा, यानी भरत आया, उसकी माँ ने उसका माथा चूमा। जो भरत ने अपने भाई राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, अपने पिता के दशरथ के बारे में उनकी सबकी कुशलता पूछी। तो केकई ने उनके अनुपस्थिति के विषय में प्रश्न किया, और केकई ने बड़े संवत स्वर में महाराजा दशरथ की मृत्यु का संवाद भरत को सुनाया। यानी जो महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी उसका संवाद किसे, भरत को सुनाया। केकई ने भरत के किसी प्रकार संभाला, नहीं भरत ने जब सुनाया तो दोस्तों भरत को बहुत ज़्यादा यानी एक तरह से दुख हुआ, और उसे केकई ने उसे किसी तरह प्रकार संभाला और मूर्छित होकर गिर पड़ा। यानी भरत नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ा, और अत्यंत धैर्य के साथ उनके सम्मुख अपने मन के भावों को इस प्रकार प्रकट किया
राजा का कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षित, अशिक्षित, सुखी, दुखी सभी प्रकार के नागरिकों की रक्षा करे। अयोध्यावासी तो सभी नागरिक हैं, परंतु दूर जंगलों में रहने वाले वनवासी तो दीन, दुखी, उदास तथा अशिक्षित है। राम को वन में भेजने की नीति अपनाई, यानी किसने अपनाई थी? केकई ने अपनाई थी। मैंने महाराजा दशरथ का युद्ध क्षेत्र में साथ दिया था। राम को वन में भेजना तथा भारत को राजगद्दी दिलाने में मेरे मन में तो लोक कल्याण की भावना हो रही है। लोक कल्याण की भावना हो रही है, यानी ये सब कौन करेगी? केकई कह रही है दोस्तों। किंतु दुख है कि महाराजा दशरथ राम वनगमन की बात सहन नहीं कर सके। यानी जब जैसे ही केकई ने राम से कहा कि तुम वहाँ वन चले जाओ, तो इस चीज़ को राजा दशरथ यानी झेल नहीं पाए और उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई और उन्होंने मोहन वंश अपने प्राण त्याग दिए। राम के व्यक्तित्व को अधिक चमकाने के लिए मैंने इस प्रकार की नीति अपनाया कि राम ना तो मेरी बात को सहसा स्वीकार करे और वन की ओर प्रस्थान किया, परंतु महाराजा दशरथ तो मोहवंश स्वर्ग सिधार गए। परंतु महाराजा दशरथ क्या होगा? मोहवंश स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों यानी ये सब कौन कह रही है? ये सब केकई कह रही है। अब दोस्तों देखते हैं कि माता केकई के मुख से इस दुखद जनक वृत्तांत को सुनकर भरत पुनः धरती पर गिर पड़े। जैसे ही उसने यानी राम के वनगमन के बारे में बताई, एक बार तो जब गिरे जब दशरथ के बारे में बताई कि उनकी मृत्यु की, फिर दूसरे बताई कि जो राम भी वन को चले गए, मैंने उन्हें भेजने के लिए मेरा हाथ था, तो फिर वो भरत क्या हुआ? फिर पुनः धरती पर गिर पड़े। केकई ने सहस बटोर कर भरत को समझाया, परंतु भरत कुपित होकर बोले, क्या किसी रानी ने अपने पति की स्वर्ग तथा पुत्र को वन में भेजने का दृष्टिकृत क्या है? अन्य माताएं तो यह सोचती हैं कि इस पर्यंत में भरत का ही हाथ है। क्योंकि दोस्तों जो राजा दशरथ है उनकी 3 पुत्र, उनकी कई सारी पत्नियां थी। अन्य माताओं का अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? यानी वो कह रहा है कि मैं और माताओं को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? राम की अनुपस्थिति में अयोध्या की राजगद्दी को किस प्रकार संभाल सकता हूँ? यानी राम की अनुपस्थिति में मैं अयोध्या की राजगद्दी को किस प्रकार संभाल सकता हूँ? केकई ने भरत का धैर्य बांधते हुए कहा कि राम को मुनि विश्वामित्र के साथ पहले भी वन में रहकर अपने साहस का परिचय दे चुके हैं तथा राम की वे वनवासियों के हृदय में चेतना जागृत कर सकता है। यानी राम वो है जो वनवासियों के हृदय में चेतना जागृत कर सकते हैं। भरत तथा शत्रुघ्न दोनों भाई केकई की बात सुनकर अत्यंत दुखी मन से माता कौशल्या की ओर चल पड़े। इस प्रकार कवि ने इस सर्ग में केकई का परंपरागत कलंकित चरित्र के उज्ज्वल बनाकर उसके गौरव प्रदान करने का प्रयास किया है। यानी गौरव प्रदान करने का प्रयास किया है। दोस्तों आप उसका चरित्र इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो कॉपी है इसका मैं इसका जो PDF है वो व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। किस पर? व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आप जाकर वहाँ से भी इसको व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी जाकर यानी देख सकते हैं। दोस्तों मैंने इसके जो महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण है दोस्तों खंड काव्य के मैंने ये भी कराया है। दोस्तों उसका टाइटल भी आपको हमारे चैनल पर हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसकी वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाकर वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यानी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हमारा यानी अगला क्वेश्चन किससे, यानी हमारा दोस्तों कर्मवीर भरत वाला हो गया है, कर्मवीर भरत पूछ लिया है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा किस टाइप से और किस विषय पर पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब दोस्तों हमारा अगले क्वेश्चन आए यानी प्रश्न नंबर 6 आ गया। अब हमारा आ गया निबंध का। दोस्तों निबंध का प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। दोस्तों 3 का जीवन परिचय, 2 का निबंध है तो 5 का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मैंने इनकी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की भी एक वीडियो है, मैं उस वीडियो का भी टाइटल आपको दिखा रहा हूँ, आपके फ़ोन पर दिख रहा होगा और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को भी डाउनलोड यानी इन वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों मैंने 6 जीवन परिचय लगातार कराए थे इंपॉर्टेंट। और दोस्तों निम्नलिखित कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करें। तुलसीदास का भी कराया था, सुभद्री कुमार चौहान और बिहारी, यानी इनके भी जीवन परिचय करा के रखे। दोस्तों इनका भी आपको टाइटल दिख रहा होगा, आप इनको भी देख सकते हैं और मैं इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और इसमें करेंगे हम तुलसीदास जी का। तो दोस्तों चलते हैं अब अपनी कॉपी की तरफ जिसमें हमने जीवन परिचय लिख रखे हैं। दोस्तों देखिए यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी हमें किस तरह से पेपर में लिखानी थी। दोस्तों इस तरह से हमें पेपर में हेडिंग डालकर लिखानी थी। अब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, यानी 1884 में हुआ और बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आपको इस तरह से ही बोर्ड में कॉपी लिखानी थी। इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल, FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। यानी पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था और FA इंटरमीडिएट में आने के बाद इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई थी।
उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रखंड पंडित सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं करके ऐसे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचारवीथी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय था, 80 शब्दों में लिखना था दोस्तों, कम से कम 100 शब्दों में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंदबली शुक्ल था। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रखंड पंडित सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया। प्रमुख रचनाएं, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचारवीथी इनकी रचनाएं, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचारवीथी आदि इनकी रचनाएं हैं। अब दोस्तों हमारा यानी एक तो हमारा जीवन परिचय हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कंप्लीट। अब देखते हैं दोस्तों हमारा दूसरा जीवन परिचय है तुलसीदास जी का। अब देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों अब देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों आपको सेम टू सेम इसी तरह से कॉपी लिखानी थी जिस तरह से मैंने आपको लिखकर दिखाई है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से कॉपी लिख के यानी लेकर जानी थी वहाँ, सॉरी लेके नहीं जानी, यानी लिखनी थी बोर्ड परीक्षा में बैठकर वहाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 या सन 1497 ईस्वी को हुआ था। नहीं दोस्तों संवत क्या तो हम संवत मानेंगे या सन, अगर सन लिखेंगे तो 1497 और जब हम संवत लिखेंगे तो 1554। दोस्तों मैंने आपके सामने दोनों लिख दिया। संवत 1554 ऐसे 1497 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म के स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। जन्म के स्थान के संबंध में बहुत सारे मतभेद है। तुलसी चरित्र में इनका जन्म राजापुर बताया गया है और उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में एक गांव है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव है जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके माता पिता ने इन्हें बाल किले में ही त्याग दिया। जब ये छोटे थे जब त्याग दिया था। तुलसीदास का बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका जब बचपन बहुत ज़्यादा आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया था और इनको ज्ञान भक्ति की शाखा में इन्हें ज्ञान भक्ति की शाखा दी। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। किससे? रत्नावली से हुआ था। संवत 1680 या सन 1663 अगर संवत मानेंगे 1680 या जो सन मानेंगे तो 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों हम इनके बारे में लिख सकते हैं। इनकी रचनाएं कवितावली, दोहावली और गीतावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो एक बार और देखेंगे दोस्तों तुलसीदास जी की जीवनी। इस तरह से आपको हेडिंग डाल के लिखा नहीं थी। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 या 1497 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। इनके माता पिता ने इन्हें बाल किले में ही त्याग दिया था। तुलसीदास का बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया था और इन्हें ज्ञान भक्ति की शाखा दी। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। संवत 1680 या सन 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों देखते हैं रचनाएं इनकी। कवितावली, दोहावली और गीतावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कवितावली, दोहावली और गीतावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। यानी प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखे जो इस पाठ्य पुस्तक में ना आया हो। तो दोस्तों अब देखते हैं एक श्लोक लिखेंगे। नहीं कह रहा है कि दोस्तों इसमें हमें 2 श्लोक तो पहले ही दे रखे जो मैंने जिनका हिंदी में अनुवाद करा। अब कह रहा है कि एक ऐसा श्लोक लिखे जो इसमें नहीं आया हो। तो दोस्तों हम उस श्लोक को लिखेंगे। दोस्तों अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ क्या हुआ, कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों हमें एक श्लोक लिखना था तो श्लोक लिख देंगे। दोस्तों ये वाला श्लोक लिख देते हैं। बंधन मरण वापी जियो वापी पराजय। यानी बंधन मरण वापी जियो वापी पराजय। उभ्यंत समो वीर वीर भावे ही वीरता। वीर भावे वीरता नहीं वीर वीरेन पूज्यते नामक चैप्टर से लिया गया है। बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय। उभ्यंत्र समो वीर वीर भावे ही वीरता। नहीं दोस्तों इस तरह से हम एक श्लोक लिखे आते तो आपके दोस्तों 2 नंबर आपके श्लोक के पक्के हो जाते। यानी बंधन मरण वापी जियो वापी पराजय उभ्यंत्र समो वीर वीर भावे ही वीरता। आप इस तरह से श्लोक लिखे आते तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते। अब दोस्तों चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दो। ज्ञान कुत्र संभवती भारतीय संस्कृति कुम्मेले अस्ति मरण मंडल महति भवती चंद्रशेखर के आसीत।
दोस्तों जो हमारा संस्कृत वाला पोर्शन है दोस्तों, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो थी जिससे सभी क्वेश्चन उस वीडियो से आए हैं। मैं उस वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, जो उसके डिस्क्रिप्शन यानी उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों आप मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन उस वीडियो से आए हैं। तो दोस्तों मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखेंगे निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखर के आसित और चंद्रशेखर यानी पहला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर के आसित, यानी दोस्तों 2 क्वेश्चन थे इसमें। एक बार देखिए चंद्रशेखर के आसित, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे। तो चंद्रशेखर आपको लिख देना, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसित। अब दूसरा है क्वेश्चन, ज्ञान कुत संभावती भारतीय संघ की भूमि अस्ति मरण मंडल मुक्ति। तो दोस्तों हम ज्ञान कुत संभावती कर देते, तो ज्ञान कुत संभावती, ज्ञान सर्वत संभावती। ज्ञान कहाँ संभव है? ज्ञान सब जगह संभव है, ज्ञान सब जगह संभव, ज्ञान सर्वत संभावती, ज्ञान सब जगह संभावित है, यानी सब जगह संभावित है। अब प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो, यानी किसी हमें अब प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 एक बार देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। आतंकवाद कारण और निवारण, वृक्षारोपण, या मेरे प्रिय कवि, या नारी सशक्तिकरण, इस पर निबंध लिखना है। यानी दोस्तों हमें 4 टॉपिक थे, उसमें से एक पर हमें निबंध लिखना था और दोस्तों एक निबंध था हमारा 9 नंबर का, तो हमें एक पर निबंध लिखना था। अब देखेंगे दोस्तों निबंध को हमने, यानी निबंध कैसे लिखेंगे। दोस्तों हमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। आतंकवाद कारण और निवारण, वृक्षारोपण, मेरे प्रिय कवि और नारी सशक्तिकरण। दोस्तों ये नारी सशक्तिकरण यानी ये निबंध है, इसमें से 4 में से हमें एक निबंध करना था। दोस्तों ऑलरेडी निबंध लिखने का तरीका और दोस्तों महत्वपूर्ण निबंध की वीडियो भी हमारे चैनल पर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उसका टाइटल भी आपको, यानी उसका थंबनेल भी हमारे इस पर दिख रहा होगा फ़ोन पर, तो आप देख सकते हैं कि हमें यानी किस तरह से निबंध लिख सकते थे जो हमारे पूरे नंबर आते। दोस्तों मैंने पहले ही बता दी थी इंपॉर्टेंट निबंध, तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपने निबंध की ओर। दोस्तों हम निबंध लिखेंगे वृक्षारोपण पे हम निबंध लिखेंगे और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमें निबंध लिखना प्रस्तावना से ही शुरू करना है और उपसंहार पर खत्म करना है, तो उस तरह से ही लिखेंगे हम। तो प्रस्तावना, मानव जीवन का एक एक पल वनों का ऋणी है, जो मानव जीवन का जो है एक एक पल जो है वनों का ऋणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वे हमारी सहायता करते हैं और रक्षा करते हैं। यानी कौन करते हैं? वन करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक वे हमारी सहायता और रक्षा करते हैं। वृक्षों की लकड़ी जलवान से लेकर फैक्ट्रियों में विभिन्न रूपों में काम आती है। जो वृक्षों की लकड़ियाँ हैं जलवान से मतलब यानी जो पानी के नाव होते हैं, जलवान से लेकर फैक्ट्रियों में विभिन्न रूपों में काम आती है। वनों से वर्षा का जल खेती योग्य भूमि को पढ़कर हमारे हमारा पेट भरने के लिए अनाज उगाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रस्तावना में बस खाली इतना लिखना था दोस्तों, मानव जीवन का एक एक पल वनों का ऋणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वे हमारी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। वृक्षों की लकड़ी जलवान से लेकर फैक्ट्रियों में विभिन्न वृक्षों में काम आती है। वनों से वर्षा का जल खेती योग्य भूमि में पड़कर हमारा पेट भरने को अनाज उगा जाता है। दूसरा है कि अब दूसरा देखेंगे, दूसरी हेडिंग क्या है इसमें। अब दूसरी हेडिंग देखेंगे वन संरक्षण की आवश्यकता। नहीं, वन संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी आवश्यकता देखेंगे। जीवन में स्वास्थ्य संबंधी, जीवन में प्रयोग आने वाली अनेक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। नहीं, जीवन में स्वास्थ्य संबंधी और जीवन में प्रयोग आने वाली अनेक वस्तु उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है? अगर दोस्तों अब मानिए आपको घर बनाना, तो घर दोस्तों आपको जो दरवाजे यूज होंगे लकड़ी के यूज होंगे। दोस्तों मानिए आपको दवाई लेनी, तो दोस्तों जो दवाई होगी वो कहाँ से हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो कह रहा ना, जीवन में स्वास्थ्य संबंधी और जीवन में प्रयोग आने वाली अनेक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। कौन कराते हैं? पेड़, रबड़, गोंद, फल फूल, कागज, पत्ते, छाल आदि सब इन्हीं से प्राप्त होते हैं। दोस्तों आप फल ले लिया, आपका सेब खाने को जी कर रहा, आपका अनार खाने को जी कर रहा, दोस्तों ये सब अनानास खाने को जी कर रहा, ये सब कहाँ से होंगी? ये हमें सब पेड़ों से, यानी पेड़ों से ही प्राप्त होंगी, आदि इन्हीं से प्राप्त होती है। वन प्राकृतिक संपदा के भंडार है। जो वन है नी प्राकृतिक संपदा के भंडार है। वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वातावरण को शुद्ध रखना और वर्षा लाना तथा बाढ़ रोकना। तो दोस्तों ध्यान रखना, वनों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों वन प्राकृतिक संपदा के भंडार है। वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वातावरण को शुद्ध रखना, जो वातावरण है उसे शुद्ध रखना, वर्षा लाना, जो वातावरण को शुद्ध रखना, वर्षा लाना तथा बाढ़ रोकना, ये सभी वनों के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए वृक्षारोपण और वन महोत्सव, यानी वृक्षारोपण और वन महोत्सव। दोस्तों देखेंगे इसमें तीसरी हेडिंग डाल देते हैं, वृक्षारोपण और वन महोत्सव। राज्य में किसी विशेष तिथि पर पौधों को रोपना वन महोत्सव के आयोजन का मुख्य अंग है। यानी राज्य में किसी विशेष तिथि पर पौधों को रोपना वन महोत्सव के आयोजन का मुख्य अंग है। यानी अगर हम राज्य में किसी विशेष तिथि पर पौधों को रोपें, यानी पौधों को लगाएंगे, तो वह राज्य में वन महोत्सव का मुख्य अंग है।
आज यह एक अभियान का एक रूप ले चुका है, यह अभियान का रूप ले चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकार की ओर से वृक्षारोपण, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकार की ओर से वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराया जाता है, वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। अब देखते हैं वायु और जल और संतुलन में वन की उपयोगिता, यानी वायु जल और संतुलन में वन की उपयोगिता देखते हैं दोस्तों। वन प्राणवायु और जल की स्रोत हैं, बड़ी बड़ी मात्राओं में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे सांस लेने में काम आती है। आज शहरों में, वाहनों में, फैक्ट्रियों में आदियों से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण का कारण बना हुआ है। जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उतना ही वृक्षारोपण की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, यानी जितना भी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा क्या वृक्षारोपण की भी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आपको इसी तरह से हेडिंग डाल कर निबंध लिखना था, तो एक बार और डालेंगे वायु और जल संतुलन में वनों की उपयोगिता। वन प्राणवायु और जल के स्रोत हैं, वन प्राणवायु और जल के स्रोत हैं। वृक्ष बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो वृक्ष होते हैं बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे सांस लेने में काम आती है, जो हमारे सांस लेने में काम आती है। आज शहरों में, वाहनों में, फैक्ट्रियों में आदि से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण का कारण बना हुआ है। जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उतना ही वृक्षारोपण की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उतनी वृक्षारोपण की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यानी जितना ज़्यादा वनों का जो कार्य होता है वो प्रदूषण को भी कम करना होता है, यानी जितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा यानी वृक्षारोपण की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, यानी वृक्षों को रोपने की भी आवश्यकता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे 5वीं हेडिंग, प्राकृतिक स्वरूप के रक्षक। वन हमारी सृष्टि के प्राकृतिक दोस्तों कह रहा है वन हमारी सृष्टि के प्राकृतिक स्वरूप की रक्षा करते हैं। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अनेक वन काटकर चारों ओर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, यानी क्या कह रहा है स्वरूप की रक्षा करते हैं। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर, यानी वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अनेक वनों को काटकर चारों ओर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। वनों को काटते जाने से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला, गोंद आदि का अभाव होता है, यानी अभाव का मतलब यानी इनकी कमी होती है, अभाव होता है। चारों ओर अधिक से अधिक इन वस्तुओं की जमा करके रख लेने की आपाधापी मची हुई है। पशु पक्षियों के घर उजाड़ दिए गए हैं, क्या कर दिए गए हैं, उजाड़ दिए गए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यानी जब हम वन काटेंगे तो उसमें जो पशु पक्षी रहते हैं उनके घर उजड़ जाएंगे, जंगलों से सब इंगे तिंगे चलेंगे जब वन ही ना रहेंगे। अब उपसंहार में लास्ट वाली हेडिंग डाली थी उपसंहार में लिखेंगे यदि हमने जनसंख्या के अनुपात में वनों का आदर ना किया, यानी जिस हिसाब से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अगर इस हिसाब से हम वनों को ना किया तो उन्हें काटकर जलाकर नष्ट करना बंद ना किया तो जिस प्रकार आज कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई है उसी प्रकार मानव नाम का यह प्राणी अपने अस्तित्व को मिटा लेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि हमने जनसंख्या के अनुपात में वनों का आदर ना किया, यानी जिस हिसाब से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अगर उस हिसाब से हमने वनों का आदर यानी उन्हें ना काटकर, ना जलाकर, ना नष्ट करना बंद ना किया, यानी इन्हें काटना, जलाना और नष्ट करना बंद ना किया तो जिस प्रकार आज कुछ आप सभी देखते हैं कुछ पशु और कुछ पक्षियों की प्रजातियां क्या हो गई है, विलुप्त हो गई, यानी इस संसार से खत्म हो गई हैं, उसी प्रकार मानव नाम का यह प्राणी, जो मानव है यानी इंसान है, अपने अस्तित्व को मिटा लेगा और हमें यह संकल्प लेना होगा कि वन रहेंगे तो हम रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसी प्रकार मानव नाम का यह प्राणी अपने अस्तित्व को क्या करेगा, मिटा लेगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि वन रहेंगे तो हम रहेंगे, वन रहेंगे तो हम रहेंगे। तो दोस्तों हमें इस प्रकार का संकल्प लेना होगा। तो दोस्तों आपको उस तरह से ही ये निबंध लिखना है। अब देख लो क्या हेडिंग डली, इस तरह से वृक्षारोपण करके एक हेडिंग, दो हेडिंग वनों की प्रस्तावना, वनों की संरक्षण की आवश्यकता, दूसरी हेडिंग डली दोस्तों वृक्षारोपण और वन महोत्सव, तीसरी वायु और जल संतुलन में वनों की उपयोगिता, प्राकृतिक स्वरूप का रक्षक करके दोस्तों, और उपसंहार यानी इस तरह से मैंने 5-6 इसमें हेडिंग डाल के आपको ये वाला निबंध भी करा दिया, निबंध भी कराते। दोस्तों आपको बोर्ड में सेम टू सेम इसी तरह से कॉपी लिखानी थी, जैसी कॉपी मैंने अब आपको लिख के दिखाई है। दोस्तों आपको बोर्ड में भी इस तरह से कॉपी लिखानी थी। और दोस्तों जो छात्र इस तरह से कॉपी लिख के आए होंगे उनके नंबर यानी 70 से 65 नंबर आए होंगे। दोस्तों मैंने इसका पूरे पेपर का सोल्यूशन करा दिया, मैंने आपसे वादा करा था कि मैं इस पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा, और दोस्तों मैंने इस पेपर का पूरा सोल्यूशन करा दिया। तो दोस्तों और जो हमारी वीडियो है दोस्तों, जैसे हमारा ये इसकी 20 नंबर की वीडियो थी, जो हमने ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसकी ओमार शीट की वीडियो थी दोस्तों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में हमारा ये गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, मैंने इसके जो महत्वपूर्ण गद्यांश है 10-12 गद्यांश महत्वपूर्ण करा रखे, गद और पद दोनों के दोस्तों, गद और पद दोनों के करा रखे। तो दोस्तों जो उसकी वीडियो है उसकी वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ये पद्यांश का है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ये संस्कृत वाला है दोस्तों, संस्कृत वाले भी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को मैंने हल कराया है, संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराया है, तो उन सभी की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ये
ये श्लोक है, इनकी भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैं जाकर देख सकते हैं दोस्तों। कर्मवीर भरत वाला भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर देख सकते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण निबंधों की वीडियो भी है, उन्हें भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। जो संस्कृत के मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, सारे पर्सन उसमें से ही आए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। जो हमारे निबंध थे, मैंने उसकी पर भी एक वीडियो है, निबंध कैसे लिखें, और दोस्तों उसमें महत्वपूर्ण निबंध के बारे में बताया। तो दोस्तों उन सभी की वीडियो का भी लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से भी ये सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यानी मैंने इन सभी वीडियो के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे दी। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।